A very warm welcome to all my students. So हमने लास्ट लेक्चर में ऑटो इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा. ओके, देन हमने पढ़ा सेल्फ टॉलरेंस के बारे में, और उसके बाद हमने इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज साइट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया. तो आज हम, और कल मैंने थोड़ा बहुत इस मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी के बारे में मैंने उस वहाँ पे एक्सप्लेन किया था. तो आज हम फिर से यही मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी से स्टार्ट करते हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? तो कल हमने थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से जो ऑटो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो सकता है, और कौन सी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑटो इम्यूनिटी के लिए. तो सबसे पहले हमने कल कहा था दैट इज द सिक्वेस्टर्ड एंटीजेंस. तो सिक्वेस्टर्ड एंटीजेंस क्या होते हैं? certain self antigens are located in close anatomical sites and are not accessible to immune system. तो कुछ हमारे सेल्स के एंटीजेंस हैं जो हमारे खुद के सेल्स के हैं. They are present in those area at which the antibodies or any immune cells, चाहे वो T cells हो या B cells हो या antibodies हो, वो उस जगह तक पहुंच नहीं पाते हैं. तो ये जो हमारा सेल है वो हमारे इम्यून सिस्टम से क्या हो जाता है, वो स्केप हो जाता है. तो स्केप होने की वजह से क्या होगा, स्केप होने की वजह से ये जो इम्यून सिस्टम है हमारा, जब फॉर्म हो रहा होता है, हमारे इम्यून सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तो वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. ओके, तो जब इनका इनिशियल स्टेज पे इंटरेक्शन नहीं होगा, तो बाद में अगर ये एक्सपोज हो गए इसी एंटीबॉडी या ए सेल या टी सेल या बी सेल्स के लिए, तो ये जो हमारे इम्यून सेल्स है इस एंटीजेंस को, जो हमारे खुद के सेल्स है, उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल वो कंसिडर करते हैं. ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है. ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई आपका ही गांव का कोई लड़का होगा या लड़की होगी, वो घर में ही रहता होगा, तो आपको उसके बारे में नहीं पता है. ठीक है, सडनली वो अगर बहुत सालों के बाद जब वो बाहर आएगी घर से, तो आप उसको नहीं जानते हो, आपको पता भी नहीं है कि वो आपके गांव की है, क्योंकि आपने उसके साथ कभी आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ है. तो आप जब भी उसको देखोगे तो आप एक वियर्ड रिएक्शन दोगे, आपको लगेगा कि नहीं आपके कोई गाँव का है, आप उसको एक एज ए फॉरेन पर्सन उसको आइडेंटिफाई करोगे. तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि जो एंटीजेंस हैं वो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारे इम्यून सेल्स नहीं पहुंच पाते, हमारे एंटीबॉडीज नहीं पहुंच पाते, हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है वो नहीं पहुंच पाते. तो उन जगहों पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो स्केप हो जाते हैं. ठीक है, जब वो स्केप होंगे तो उन एंटीजेंस को हम क्या बोलते हैं? हिडन एंटीजेंस बोलते हैं या सिक्वेस्टर्ड एंटीजन बोलते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो लेंस प्रोटीन का एग्जाम्पल है. तो लेंस जो प्रोटीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आई में प्रेजेंट होता है, विच इज इन कैप्सुलेटेड. ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस इज द सेल, तो यहाँ पे आई प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इनकैप्सुलेटेड. ठीक है, तो ये इनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल. एंड जो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस है, ओके, किसके अगेंस्ट? इसी प्रोटीन के अगेंस्ट. तो जो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस है अगेंस्ट दी एंटीजन इज नॉट एस्टेब्लिश. ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज या हमारे कोई भी बी सेल्स हो या टी सेल्स हो, ये इसके अगेंस्ट सेल्फ टॉलरेंस नहीं दिखाते हैं, डेवलप नहीं होता है. क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, अगर वो आपके ही गांव से बिलोंग करते हैं तो आप उसके साथ एंटीजन एंटीजन आप उसके साथ इंटरेक्शन करोगे. इंटरेक्शन करने के बाद क्या होगा, आपको लगेगा कि ये कोई वो पर्सन नहीं है जो हार्मफुल है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे गांव का ही लड़का है, कोई कोई पर्सन है. ओके, तो इसी को आप क्या बोलेंगे अगर वो आपको कुछ बोलेगा भी, तो ठीक है कि आपको किसी चीज के लिए टोकेगा, तो आप उसको रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके ही गांव का है या आपके ही कोई रिलेटिव है, तो आप उसको टॉलरेट करोगे. तो वैसे ही जो बी सेल्स और टी सेल्स है, वो हमारे सेल्स के साथ इंटरेक्ट करके उनके अगेंस्ट सेल्फ टॉलरेंस शो करता है. ठीक है, क्योंकि सेल्फ टॉलरेंस इसलिए शो करता है क्योंकि अगर इम्यून सेल्स उसके अगेंस्ट सेल्फ टॉलरेंस नहीं दिखाएगा तो हमारे सेल्स को इंजरी हो सकती है. इसीलिए वो इस हमारे नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट वो सेल्फ टॉलरेंस डेवलप करता है. जब सेल्फ टॉलरेंस डेवलप होगा तो हमारे सेल्स पे ऑटो इम्यूनिटी नहीं होगी. ओके, बट जो कुछ सेल्स है जो ऑलरेडी इनकैप्सुलेटेड है, तो वो एक्सपोज नहीं होंगे, इनके साथ इनका इंटरेक्शन नहीं होगा. जब इंटरेक्शन नहीं होगा बचपन में ही, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो उनके अगेंस्ट सेल्फ टॉलरेंस इसमें डेवलप नहीं होगा. बी सेल्स और टी सेल्स इसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. जब अचानक से वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है,
अचानक से वो बाहर आ जाएंगे तो एंटीबॉडीज इसके साथ इंटरेक्ट तो करेंगे, बट उन एंटीजेंस को वो एज ए फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करेगा और उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन शो कराएंगे। तो ये एक्चुअली जो ये सेल्फ टॉलरेंस है वो डेवलप कब होता है, ये जो सेल्फ टॉलरेंस है वो डेवलप होता है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। ठीक है, फीटल लाइफ में जब आपका इम्यून सेल्स डेवलप हो रहा है उस टाइम पे ये डेवलप होता है, ताकि जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स है उन सबको वो पहचाने, बी सेल्स और टी सेल्स, और हमारे सेल्स के ही अगेंस्ट वो रिएक्शन ना दिखाए। इसीलिए सेल्फ टॉलरेंस उसमें डेवलप होता है। ओके, बट कुछ सेल्स बच जाते हैं उन उन बी सेल और टी सेल्स के इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, तो जब वो बचे हुए सेल्स अचानक से हमारे बॉडी में आ जाएंगे जब बड़े होने के बाद, तो हमारे बी सेल्स और टी सेल्स उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करते हैं और उनके अगेंस्ट वो रिएक्शन शो करता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इसमें, यहाँ पे आप देखो, तो जो एंटीजन है इट्स नॉट एस्टेब्लिश हो गया फॉलोइंग कैटरेक्ट सर्जरी of penetrating injury. When it leaks out blood circulation, it may induce an immune response causing damage to the lens of the other cell. तो हमने ऑलरेडी कहा कि जो हमारा प्रोटीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है एक इनकैप्सूल एंटीरियर चेम्बर में, यहाँ प्रेजेंट है हमारा लेंस प्रोटीन। दिस इज द लेंस प्रोटीन। तो नॉर्मली कोई भी एंटीबॉडी इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसके अगेंस्ट सेल्फ टॉलरेंस डेवलप नहीं होता। बट ड्यूरिंग द कैटरेक्ट सर्जरी तो क्या होता है, कैटरेक्ट सर्जरी पे ये जो पार्ट है वो रप्चर हो जाएगा और जो ये प्रोटीन्स है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। जैसे वो बाहर रिलीज होंगे तो जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज वहां पे आ जाएंगे इस तरीके से, ये जो भी इम्यून सेल्स हैं वो आ जाएंगे एंड उन्हीं प्रोटीन्स को वो एज ए फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करेंगे। फॉरेन एंटीजन वो उसको डिटेक्ट करते हैं या कंसिडर करते हैं। एक्चुअली वो फॉरेन एंटीजन नहीं है, हमारे खुद के ही लेंस है, बट उसके साथ कभी हमारे इम्यून सेल का इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो उनको एज ए फॉरेन एंटीजन कंसिडर करते हैं। और उससे क्या होता है, उससे जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो डेवलप होगा। जब इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा तो जो दूसरा लेंस है हमारे दूसरे आईज में, तो उस प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे या जो भी रिएक्शन है वो होगा, और जो लेंस है वो डैमेज होगा या उस आई में, दूसरे आई में जो नॉर्मल था उसमें डैमेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होता है। दूसरा है एज स्पर्मेटोजोआ डेवलप ओनली विथ प्यूबर्टी। आपको पता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो आफ्टर 15 ईयर्स होता है या आफ्टर 13 या 14 ईयर्स, दैट इज द प्यूबर्टी स्टेज। ठीक है, तो प्यूबर्टी स्टेज के बाद ही क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट होगा। और जो इम्यून सेल्स है वो कब फॉर्म होंगे, जब आप फीटल लाइफ में ही होते हैं। ठीक है, तो फीटल टाइप में इम्यूनो जो एंटीबॉडीज हैं या आपके इम्यून सेल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। बट जो स्पर्मेटोजोआ है वो कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग 13 टू 15 ईयर्स या प्यूबर्टी के बाद। सो द टॉलरेंस इज नॉट एस्टेब्लिश। तो जो सेल्फ टॉलरेंस है इनके अगेंस्ट, स्पर्मेटोजोआ के अगेंस्ट, वो एस्टेब्लिश नहीं होता है, क्योंकि वो जनरेट ही 15 ईयर्स के बाद होता है, प्यूबर्टी के बाद होता है। और जो इम्यून सेल्स हैं वो बनते कब हैं, वो जब हम फीटल लाइफ में है तभी बनते हैं, और उसी टाइम पे वो सेल्फ टॉलरेंस डेवलप करते हैं ताकि वो हमारे सेल्स, खुद के सेल्स को डैमेज ना पहुंच सके। सो सेल्फ टॉलरेंस इज नॉट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। द टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स आर सील्ड ऑफ अर्ली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ठीक है, जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो जो ये टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स है दे आर सील्ड ऑफ, तो वो क्या हो जाते हैं, वो सील हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, विद ए शीट ऑफ टाइटली ज्वाइंट सर्टोली सेल्स एंड इम्यून सेल्स। ठीक है, बाय विद ए शीट ऑफ टाइटली ज्वाइंट सर्टोली सेल्स एंड इम्यून सेल्स कैन नॉट क्रॉस द बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, इस तरह की जो स्पर्मेटोजोआ है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस शीट के अंदर।
जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सेल्स है वो, चाहे वो बी सेल्स हो, चाहे वो टी सेल्स हो, या चाहे वो एंटीबॉडीज हो, वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो जो हमारे स्पर्मेटोजोआस है वो फॉर्म कहाँ पे हो रहे हैं, वो इस शीट के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। तो वहां तक इम्यून सेल्स नहीं पहुंच रहे हैं। जब इम्यून सेल्स नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो वो सेल्फ टॉलरेंस डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो स्पर्मेटोजोआ बाद में डेवलप होता है, तब तक हमारे जो बी सेल्स है उनमें सेल्फ टॉलरेंस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया होता है। ओके, तो 16 ईयर्स के बाद या प्यूबर्टी के बाद जब स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है, तो स्पर्मेटोजोआ मेनली इन इनकैप्सुलेटेड शीट्स में रहते हैं जहां तक एंटीबॉडीज या जो इम्यून सेल्स है वो नहीं पहुंच पाते। बट व्हेन स्पर्म्स आर लीक्ड आउट इनटू ब्लड सर्कुलेशन, जब ये जो स्पर्म्स है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, तो नॉर्मली वो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता है, बट कभी कभार ड्यू टू सम डैमेज ये जो स्पर्मेटोजोआस है वो अगर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दिया है ऑर्चाइटिस फॉलोइंग मम्स। ठीक है, तो ये ऑर्चाइटिस एक डिजीज है जो जिसके जो मम्स की वजह से होता है, और बाय प्रोसीजर सच एज सर्जरी और वेसेक्टोमी, या अगर हम नसबंदी करते हैं या वेसेक्टोमी करते हैं तो उस टाइम पे जो स्पर्म है वो हमारे ब्लड में चला जाता है, जिससे क्या होगा, एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है दैट लीड्स टू फर्टिलिटी। ठीक है, वहां पे बाहर चले गए तो इम्यून सिस्टम उन सर्टोली सेल्स को एज ए फॉरेन एंटीजन की तरह कंसिडर करते हैं और उनके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, जिससे क्या होता है, वो हमारे जो टेस्टिस हैं या जो भी स्पर्मेटोजोआ है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब स्पर्मेटोजोआ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपके बॉडी में फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाता है। ओके, ये अनदर एग्जांपल है। तो ये जो स्पर्मेटोजोआ है वो भी क्या है, एक इनक्लोज उसमें प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सिक्वेस्ट्रेड प्रोटीन एंटीजन भी बोलते हैं या हिडन एंटीजन भी बोलते हैं। जब ये हिडन एंटीजन जब एक्सपोज हो जाएंगे हमारे इम्यून सेल्स को, तो वो इम्यून सेल्स हमारे ही खुद के ही सेल्स को एज ए फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करेगा और उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करेगा। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारे बॉडी में। इसके बाद दूसरा जो रीजन है विच कॉजेज ऑटो इम्यूनिटी इन आवर बॉडी इज द मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ठीक है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, आपको पता है मिमिक्री किसको बोलते हैं? मिमिक्री मीन्स किसी का कॉपी करना। ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूलर मिमिक्री। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री होता है। ओके, मॉलिक्यूलर मिमिक्री का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो प्रोटीन्स है, कुछ वायरल प्रोटीन्स रहते हैं, वो हमारे नॉर्मल प्रोटीन की तरह वो क्या करते हैं, वो बिहेव करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, देखो, तो एंटीजेनिक mimicry involves the generation of responses to microbial epitopes that may cross-react with host epitopes that are structurally similar to the microbial epitopes। ठीक है, तो ये कैसे डेवलप होता है मॉलिक्यूलर मिमिक्री? तो कुछ एंटीजेंस है। ठीक है, तो एंटीजन मिमिक्री कब होता है? जो नॉर्मल एंटीजेंस है वो एक वायरल एंटीजन की तरह बिहेव करता है। कब? जब माइक्रोबियल एपिटोप्स, आपको पता है माइक्रोब्स के ऊपर क्या रहता है, इस तरीके से एंटीजेंस प्रेजेंट रहते हैं, एपिटोप, जिसको हम एपिटोप्स भी बोलते हैं। तो एपिटोप्स प्रेजेंट होगा उसके ऊपर, लाइक दिस, एपिटोप यहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो एपिटोप्स है किसके? माइक्रोब्स के, माइक्रोब्स एपिटोप्स। तो जो ये माइक्रोबियल एपिटोप्स है, जब ये क्या क्रॉस रिएक्ट करते हैं किसके साथ? हमारे होस्ट एपिटॉप्स के साथ। जैसे कि ये हमारा एक नॉर्मल होस्ट सेल है, दिस इज अ नॉर्मल होस्ट सेल। यहाँ पे एक नॉर्मल होस्ट सेल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल होस्ट सेल है, इसके ऊपर भी क्या रहता है? एपिटॉप्स रहते हैं। तो मैं इसको दूसरा तरीके कलर में बनाता हूँ आपको, दैट इज ब्राउन कलर। दिस इज हमारा नॉर्मल एपिटॉप है, ये नॉर्मल सेल का एपिटॉप है, ये नॉर्मल सेल है। तो ये जो एपिटोप है और ये जो वायरस का एपिटोप है, ये दोनों क्रॉस रिएक्ट करते हैं। क्रॉस रिएक्ट करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, पहले ये डायग्राम बना लेता हूँ इसमें। तो क्रॉस रिएक्ट करने के बाद जो हमारा नॉर्मल एपिटोप है, जो हमारा नॉर्मल सेल का एपिटोप था, वो इस माइक्रोबियल एपिटोप की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो,
जो माइक्रोबियल एपिटोप है दैट में क्रॉस रिएक्ट विथ होस्ट एपिटोप, जो होस्ट एपिटोप है हमारे नॉर्मल सेल का, दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द माइक्रोबियल एपिटोप्स। तो कोई भी एपिटोप्स नहीं बल्कि वही एपिटोप्स जो वायरल एपिटोप से स्ट्रक्चरली क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं, ठीक है, या स्ट्रक्चरली वो सिमिलर होते हैं, तो उनके साथ वो क्रॉस रिएक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, एन एसोसिएशन विथ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फॉर सेवरल ऑटोइम्यून डिजीजेस। तो बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज में ऐसा देखा गया कि जो हमारा एक नॉर्मल इपिटोप है वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट होके हमारे बॉडी में ऑटोइम्यून डिजीज डेवलप करता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिक डिजीज नोन एज reactive known as reactive arthritis occur more frequently in individuals who had food poisoning। ठीक है, तो एक इन्होंने यहाँ पे डिजीज दिया है जिसको ऑटोइम्यून डिजीज है, दैट इज द इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिक डिजीज, जिसको रिएक्टिव आर्थराइटिस भी कहा जाता है। तो वो मेनली उन ऑर्गेनिजम्स में या उन इंडिविजुअल्स में देखा गया है जिनमें फ्रीक्वेंटली क्या होता है, फ्रीक्वेंटली फूड पॉइजनिंग होता है। ओके, तो उसमें से जो दो डिजीज है, रिएक्टिव आर्थराइटिक डिजीज है, उसमें से एक है दैट इज द एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। ठीक है, यूजुअली इन्वॉल्व्स लोअर स्पाइन एंड Reiter's disease affecting the joints of lower limbs and the genital gastrointestinal urinary tracts have increased frequency in individuals who carry the HLA-B27 gene and have been infected by Klebsiella। तो यहाँ पे इन्होंने दो डिजीज के नाम दिए हैं विच इज ए रिएक्टिव अर्थराइटिस। एक है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है, जिसमें मेनली जो लोअर स्पाइन है वो इन्वॉल्व रहता है। देन दूसरा है राइटर डिजीज, जो मेनली हमारे जो लोअर लिम्स है उसके ज्वाइंट्स को और जो जिनाइटल और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल और जो यूरिनरी ट्रैक्ट्स है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो डिजीज है वो कब डेवलप होते हैं, when there is increased frequency in individual who carry the LB27 genes। तो वो उन इंडिविजुअल्स में होता है जिनके पास ये जीन प्रेजेंट रहता है HLA-B27। और ये जो जीन है HLA-B27 दे उनमें ये जीन प्रेजेंट होगा, और साथ साथ में उन ऑर्गेनिजम्स में जिसमें ये जीन तो प्रेजेंट है, साथ साथ में उसी ऑर्गेनिज्म को अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट किया है, दैट इज द कैलेप्सिला, तो उस ऑर्गेनिज्म में आपको ये दो टाइप्स के डिजीज देखने को मिलता है, दैट इज द रेटर डिजीज और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये डिजीज क्यों डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मिमिक्री होता है। तो मेनली जो HLA-B27 मॉलिक्यूल है, इट शोज मॉलिक्यूलर मिमिक्री बाय क्रॉस रिएक्टिंग विद द प्रोटीन एक्सप्रेस्ड बाय द कैलिबिसिला। ठीक है, तो जो क्लेसिबिला जो प्रोटीन एक्सप्रेस करता है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है किसके साथ, HLA-27 के साथ। तो इसका प्रोटीन और जो HLA का जो प्रोटीन है वो दोनों क्रॉस रिएक्ट करता है। तो क्रॉस रिएक्ट करके वो एक एंटीजन मिमिक्री कराता है जिससे हमारे इम्यून सेल्स इस एंटीजन को एज ए फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करता है। सो इन एडिशन the acetylcholine receptor, the self molecule that is targeted in autoimmune myasthenia gravis, shares some structural similarities with certain poliovirus proteins। तो देखो क्लेस्बिला जिसने इन्फेक्ट किया होगा, तो क्लेस्बिला का जो प्रोटीन है, देखो ये फॉर एग्जाम्पल क्लेस्बिला का प्रोटीन है और ये हमारा HLA-B27 का प्रोटीन है, तो दोनों क्या है, सिमिलर है। तो अगर उस ऑर्गेनिज्म को जिसमें HLA-B27 जीन प्रेजेंट है उसको अगर इस कैलेस्बिला के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने इन्फेक्ट किया है, तो हमें पता है इसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, ये एंटीबॉडी हमारे HLA-B27 जीन को भी एज ए फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसके साथ मैच करता है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जो नॉर्मल हमारे होस्ट सेल है, होस्ट सेल के HLA-B27 जीन को भी एज ए फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करता है, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडीज उसको एज ए होस्ट सेल
क्या करता है, कंसिडर करता है, कंसिडर करने के बाद उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करता है। इट मींस जो HLB27 है वो एक मॉलिक्यूलर मिमिक्री कर रहा है किसका, इस कैलेब्सिला कैलेब्सिला प्रोटीन का, एंटीजन का, ठीक है, जो एक बार हमारे बॉडी में एंटर हो चुका था और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। तो वही एंटीबॉडीज इसके साथ जाके इसके प्रोटीन के साथ बाइंड होके फिर वहां पे जो ऑटो इम्यून रिएक्शन है वो दिखाता है, या इम्यून रिएक्शंस वो दिखाते हैं। तो इसका दूसरा और एक एग्जांपल है मेनली जो एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स है। एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स एक न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में रहता है। तो ये जो जंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, आप सबको पता है बाखूबी, साइनेप्स। तो यहाँ से एस्टाइल कोलिन रिलीज होता है ये जो साइनेप्स पे, और यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। जो ये एस्टाइल कोलिन है वो इस रिसेप्टर पे बाइंड होकर फिर यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन कराता है, मसल कंट्रैक्शन कराते हैं, ठीक है। तो जो एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस आर द एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर। तो जो एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स है, तो जो सेल्फ मॉलिक्यूल है दैट इज टारगेटेड इन ऑटोइम्यून मेस्थेनियस ग्रेविस। तो जो मेस्थेनियस ग्रेविस है, मेस्थेनियस ग्रेविस में क्या होता है, ये जो एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स है वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, ठीक है। सो द शेयर सम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज विद द सर्टेन पोलियो वायरस वेक प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर है वो मेनली एक स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी दिखाता है किसके साथ, पोलियो वायरस प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर, इस पोलियो वायरस प्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर और जो एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारा जो अगर उस बंदे को पोलियो वायरस ने क्या किया है, इन्फेक्ट किया है, तो क्या होगा, उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। तो वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज इसी एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर को भी एज ए फॉरेन पार्टिकल की तरह कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस पोलियो वायरस के प्रोटीन के साथ मैच करता है। तो वो हमारा एंटीबॉडी है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं करने के वजह से वो इस एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे क्या होगा, जिससे जो एस्टाइल कोलिन है वो हमारे मसल्स पे नहीं पहुंचता है और मसल्स बहुत स्लो रिस्पॉन्स देता है, जिसकी वजह से मास्थेनियस ग्रेविस में क्या होता है जो मसल्स है वो धीरे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ओके, जब हम ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ेंगे तब आपको मेस्थेनियस ग्रेविस के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। ओके, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री, जिसमें हमारे कुछ एंटीजेंस माइक्रोबियल एंटीजेंस की तरह वो फंक्शन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। ओके, देन यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया उन्होंने, दैट इज द एम प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस का, इट एग्जिबिट molecular mimicry with some molecules found on the valves and membranes of the heart, ठीक है। हमारे हार्ट में जो हार्ट के वेल्स हैं या मेम्ब्रेन है वहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर दिखता है किसकी तरह, कुछ एम प्रोटीन्स के साथ, जो किसका है, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की के, ठीक है। तो और साथ साथ में कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं किडनी और ज्वाइंट्स के। तो उन मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस एम प्रोटीन के साथ क्या करता है, वो मैच करता है या सिमिलर होता है। तो उससे क्या होगा, इफ द लेवल्स ऑफ आईजीएम एंड आईजीजी जनरेटेड अगेंस्ट द एम प्रोटीन, अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस बायोजिनीस अगर हमारे बॉडी में एंटर हो गया, तो बॉडी में एंटर होगा तो इसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। तो मेनली कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन जी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। तो जब ये हाई लेवल में प्रोड्यूस होते हैं किसके अगेंस्ट, इस एम प्रोटीन्स के अगेंस्ट, तो क्या होता है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन रीच सफिशिएंट लेवल्स दे में बाइंड टू होस्ट सेल टू इंड्यूस डैमेज। तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन है अगर इनका लेवल बहुत ज्यादा होगा, इम्यूनोग्लोबिन जी और एम, एक्चुअली वो प्रोड्यूस हुए इस एम प्रोटीन के लिए, बट जब इनका लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो जाके बाइंड होंगे कहाँ पे, जो हमारे वेल्स हैं हार्ट पे, उन मॉलिक्यूल्स पे बाइंड होंगे, या यहाँ पे दिखा हुआ है देखो मेम्ब्रेन्स पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए जिनका स्ट्रक्चर इस एम प्रोटीन के साथ मैच करता है, या जो किडनी है या जो ज्वाइंट्स हैं वहां पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, तो उन मॉलिक्यूल्स पे जाके ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे इट
causes damage and reduced cardiac function। एक तो जो कार्डियक फंक्शन है, ये जो कार्डियक फंक्शन कार्डियक है, ये जो हमारा हार्ट है, जो वेल्स है, उनको डैमेज पहुंचता है। साथ साथ में जो कार्डियक फंक्शन है वो भी क्या हो जाता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो द एक्यूमुलेटेड डैमेज टू कार्डियक एंड अदर टिश्यू में बी फेटल। तो अगर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ होगा कार्डियक को या दूसरे टिश्यूज को, तो वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ओके, तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री अपीयर्स टू बी इन्वॉल्व इन सेवरल ऑटोइम्यून डिजीज। तो बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज में मॉलिक्यूलर मिमिक्री देखने को मिलता है। एक तो हमने क्या देखा, दैट इज सिक्वेस्ट्रेड एंटीजेंस। दूसरा हमने देखा मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ये दोनों जो फंक्शंस है, ठीक है, ये दोनों जो रीजंस है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द creation of autoimmunity. Okay, so this molecular mimicry appears to be involved in several autoimmune diseases, including diabetes. Diabetes में जो बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसके लिए रीजन क्या है, यही मॉलिक्यूलर मिमिक्री। सर्टन पेप्टाइड्स फ्रेगमेंट्स फ्रॉम कॉक्सासेक्सी वायरस एंड साइटोमेगेलोवायरस कॉज रिएक्ट विद ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज। तो जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है, किससे, वायरस से। कौन सा वायरस है, कॉक्सैक्सी वायरस एंड साइटोमेगलो वायरस। ठीक है, तो इसके जो एंटीजन है वो क्रॉस रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज के साथ। ठीक है, ए मेजर टारगेट ऑफ ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स फाउंड इन पेशेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, तो ये जो ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज है और इसके जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, वो क्रॉस रिएक्ट करते हैं। और क्रॉस रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, जब ये क्रॉस रिएक्ट करेंगे ये दोनों, तो क्रॉस रिएक्ट करने के बाद जो टी सेल्स हैं वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे। इन एडिशन पेप्टाइड्स फ्रॉम सेवरल अदर वायरस, जैसे कि साइटोमेगेलो वायरस है, मीजल है, हेपेटाइटिस सी है, आर क्रॉस रिएक्टिव बाय फॉस्फेटेज IA2 एंजाइम। ठीक है, तो दूसरा और एक एंजाइम है, दैट इज द फॉस्फेटेज IA2। तो उसके साथ भी कुछ प्रोटीन क्या करते हैं, क्रॉस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एन एंजाइम प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाटिक सेल्स। तो ये जो एंजाइम है वो कौन प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाटिक सेल्स प्रोड्यूस करता है। एंड में प्रोड्यूस द बेसिस फॉर सम केसेस ऑफ डायबिटीज। तो ये जो ग्लूटामेट है डिहाइड्रोजिनेज, कहा गया यहाँ पे, ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज, इट्स एन एंजाइम ऑफ मेनली किसका, ये एंजाइम दैट इज पेनक्रियास का। और ये जो एंजाइम है फॉस्फेटेज I2, ये भी है एंजाइम है किसका, पेनक्रियास का। तो ये दोनों क्रॉस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कुछ वायरस इसके पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है, तो कॉक्सीसेक्सी वायरस है उसके पेप्टाइड फ्रेगमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, या साइटोमेगेलो वायरस के साथ इंटरेक्ट करेगा अगर हम ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज की बात करेंगे। या अगर हम फॉस्फेटेज IA2 की बात करेंगे, तो मीजल के कुछ फ्रेगमेंट्स है, हेपेटाइटिस सी वायरस के कुछ फ्रेगमेंट्स है, या साइटोमेगेलो वायरस के कुछ फ्रेगमेंट है, इसके साथ क्रॉस रिएक्ट करता है। जब इसके साथ ये क्रॉस रिएक्ट करते हैं, तो हमारे टी सेल्स मेनली इन वायरस के फ्रेगमेंट्स को खत्म करने की कोशिश करता है। बट जो वायरस के फ्रेगमेंट है वो हमारे नॉर्मल बी सेल्स है, जो पेनक्रियाटिक सेल्स है, वहां पे प्रेजेंट होगा। तो टी सेल्स उस बीटा सेल्स के अगेंस्ट क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा। क्योंकि जो ये एंजाइम्स है फॉस्फेटेज I2, ये फॉस्फेटेज I2 में अलग कलर से दिखाता हूँ, दैट इज ब्लू, ये फॉस्फेटेज है। और ये दूसरा हमारा एंजाइम है, दैट इज द ग्लूटामिन डी कार्बोक्सिलेज, ये बीटा सेल में प्रेजेंट है। तो जब ये बीटा सेल में प्रेजेंट है और ये अगर अब मिक्स हो गया इस वायरस के प्रोटीन के साथ, ठीक है, तो वायरस के साथ प्रोटीन के साथ मिक्स हो गया, तो जो टी सेल है वो एक्चुअली वायरस के प्रोटीन को खत्म करने की कोशिश करता है। बट ये वायरस का प्रोटीन ऑलरेडी हमारे इस एंजाइम के साथ बाइंड हो गया है, तो वो उस एंजाइम को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा, बी सेल्स में, तो ऑटोमेटिकली जो बी सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब बी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वहां पे डायबिटीज डेवलप होगा। तो कौन सा डायबिटीज, दैट इज अ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल। तो इस तरीके से डायबिटीज क्या डेवलप होता है मेनली। तो डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज मेलाइटस इज ए टाइप ऑफ, इज कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे और एग्जांपल दिया है, दैट इज शिगेला और क्लेमाइडी। तो ये जो इन्फेक्शन है शिगेला और क्लैमिडी, जो वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट मे रिजल्ट इन रेटर्स सिंड्रोम। ठीक है, तो अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है इन दो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, शिगेला या क्लेमाइडीज है, तो उस पर्सन में रेटर सिंड्रोम डेवलप होगा एंड इन्फेक्शन विद कैम्पलियोबैक्टर में लीड टू कोलियन बेयर सिंड्रोम। और अगर किसी को कैम्पलियोबैक्टर बैक्टीरिया ने क्या किया है, इन्फेक्ट किया है, तो उसमें कोलियन बेयर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये शिगेला या क्लेमाइडी है या जो कैम्पाइलोबैक्टर है, वो अपने प्रोटीन्स को हमारे होस्ट के नॉर्मल प्रोटीन के साथ क्या करता है, क्रॉस रिएक्ट करता है, ताकि जो हमारा प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन है वो वायरस के प्रोटीन के साथ क्या करे, वो वायरस के प्रोटीन की तरह ही वो बिहेव करे। और अगर वायरस के प्रोटीन की तरह वो बिहेव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इम्यून सिस्टम उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो वो इम्यून सिस्टम तो उस नॉर्मल सेल को खत्म करने की कोशिश करेगा, बट सॉरी उस फॉरेन सेल्स को खत्म करने की कोशिश करेगा, बट उसको थोड़ी ना पता हो कि जो ये प्रोटीन जहाँ प्रेजेंट है वो हमारे होस्ट के खुद के प्रोटीन से जो वायरस के साथ क्या है, घुल मिल गए हैं। ओके, वायरस के प्रोटीन फ्रेगमेंट या बैक्टीरिया के प्रोटीन फ्रेगमेंट के साथ घुल मिल गए हैं, तो वो हमारे नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। ओके, सो दिस इज द second reason which causes autoimmune disease. And then जो थर्ड रीजन है दैट इज द एपिटोप स्प्रेडिंग। तो एपिटोप स्प्रेडिंग क्या होता है, यहाँ पे देख लो। एपिटोप स्प्रेडिंग इट occurs when a response to an epitope leads to the generation of response to one or more epitopes। तो ये मेनली किस वजह से होता है, जब एक रिस्पॉन्स डेवलप होता है एक पर्टिकुलर एपिटोप के लिए, बट होता पर्टिकुलर एपिटोप के लिए, बट वहां पे बहुत सारे रिस्पॉन्स डेवलप होते हैं किसके लिए, टू वन और मोर एपिटोप। सो इट ऑकर्स when a response to an epitope leads to the generation of responses to one or more other epitopes। जनरली एक ही एपिटोप के लिए वो रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, उसके ऊपर एक एपिटोप है, तो जो हमारा इम्यून सेल्स है वो फॉर एग्जांपल इस एपिटोप के लिए डेवलप होता है या इस एपिटोप के लिए रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, बट इसके साथ बाइंड होने के बाद वहां पे बहुत सारे इम्यून सेल्स डेवलप होंगे। ये देखो यहाँ पे एक एंटीबॉडी डेवलप हुआ। ओके, यहाँ पे और एक एंटीबॉडी डेवलप हो गया। ओके, और इनका जो एपिटोप बाइंडिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग है। अगर ये रेड के साथ एक एपिटोप के साथ करेगा तो ये दूसरे एपिटोप के साथ करेगा, तो ये जो तीसरा है वो अलग एपिटोप के साथ करेगा, ये अलग एपिटोप के साथ करेगा। तो दैट मीन्स दैट a response for an epitope leads to generation of a response to one or more epitopes। तो एक एपिटोप के लिए नॉर्मली एक ही रिस्पॉन्स होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक एपिटोप के लिए बहुत सारे एपिटोप्स, बहुत सारे रिस्पॉन्स डेवलप हो रहे हैं, और वो रिस्पॉन्स किसके लिए, उस पर्टिकुलर एपिटोप के लिए नहीं है, किसी और एपिटोप्स के लिए अगर डेवलप हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप स्प्रेडिंग बोल रहे हैं। ओके, क्या बोलते हैं उसको, एपिटोप स्प्रेडिंग बोल रहे हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर ये एक लड़का है, ये बदमाश लड़का है, उसने आपके किसी क्लास के बच्चे के साथ पंगा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ पंगा कर दिया। ठीक है, पंगा किया तो आप क्या करोगे, आप उसने आपको बहुत मारा, तो आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओगे। तो ये एक फ्रेंड आया यहाँ पे, आपका एक फ्रेंड है, और ये आपका दूसरा फ्रेंड आया। ओके, ये आपका तीसरा फ्रेंड आया। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इनको करना क्या चाहिए था, इनको करना चाहिए था कि वो इस एपिटोप को मारे, ये भी इस एपिटोप को मारे, ये क्योंकि इसने आपके साथ पंगा लिया है, इस लड़के ने आपके साथ पंगा लिया है। ठीक है, बट वो क्या करते हैं, इसको तो मारते हैं, साथ साथ में वो दूसरे लोगों को भी मारने लगते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो दूसरे उसके आसपास जो बच्चे हैं उनको भी मारने लगते हैं। ये इसको मारेगा, इस वाले एपिटोप को, और ये वाला दूसरे एपिटोप को मार रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मार रहा है इस वाले को, ये इसको मार रहा है, ये किसी और को मार रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये इसको मार रहा है। ठीक है, पंगा इसने किया था, बट वो मार आपके फ्रेंड्स, कोई इसको मार रहा है, कुछ को इसको मार रहा है, कोई इसको मार रहा है। दैट मीन्स रिएक्शन एक की तरफ ही होना चाहिए था। तो इसको तो मार रहे हैं, साथ साथ में आपके दोस्त इस एपिटोप को भी कंसिडर कर रहे हैं, इस एपिटोप को भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं जो आपके साथ जिसने पंगा किया नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपिटोप स्प्रेडिंग। तो नॉर्मली एक पर्टिकुलर एपिटोप के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्स डेवलप होता है, बट वहां पे जो एपिटोप जो रिस्पॉन्स होगा वो दूसरे सेल्स के लिए भी एपिटोप्स को भी कंसिडर करते हैं, जो दूसरे एपिटोप्स आपके नॉर्मल सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज वहां पे डेवलप हो सकता है। देन
चौथा है लॉस ऑफ सप्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ सप्रेशन। तो हमने क्या कहा था कि पहले ही, एक तो जो सेल्फ टॉलरेंस है वो होता है, तीसरा दूसरा होता है सप्रेसर टी सेल्स। ये कुछ टी सेल्स रहते हैं विच सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो सप्रेसर टी सेल्स क्या करता है, देखो, सप्रेसर टी सेल्स numbers may decline with age, permitting other self-reactive cells to escape regulation and initiate immune disease। तो जो सप्रेसर टी सेल्स है, सप्रेसर टी सेल्स, ये सप्रेसर टी सेल्स क्या करता है, दूसरे जो ओवर रिएक्टिव सेल्स है उनको सप्रेस करके रखता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपके क्लास में हम क्या करते हैं, मॉनिटर को रखते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर क्या करता है, क्यों मॉनिटर को रखते हैं, क्यों, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर वो क्या करते हैं, आप पे नजर रखते हैं। अगर किसी ने बदमाशी की तो जो मॉनिटर है वो टीचर को कंप्लेन कर देगा, तो आप उसके डर से क्या रहते हो, आप ज्यादा ओवर एक्साइट या ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, आप चुप करके बैठते हैं। तो वहां पे कोई बदमाश लड़का भी होगा तब भी वो इन एब्सेंस ऑफ टीचर वो मॉनिटर के सामने चुपचाप बैठता है, क्योंकि अगर मॉनिटर ने टीचर को कंप्लेन कर दिया तो उसकी बहुत कुटाई होगी। ओके, तो वैसे ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी वैसे ही काम करता है। जो ओवर रिएक्टिव सेल्स हैं, ओवर रिएक्टिव ओवर रिएक्टिव सेल्स हैं, उनको सप्रेस करके रखता है कौन, दैट इज द सप्रेसर टी सेल्स। जो सप्रेसर टी सेल्स है वो उनको सप्रेस करके रखता है। ओके, तो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाएंगे, तो क्या होता है, जो ये सप्रेसर टी सेल्स है इनका जो नंबर है वो भी कम हो जाता है। एंड जिससे क्या होता है, जिससे जो ओवर रिएक्टिंग सेल्स हैं वो बच जाते हैं, किससे, रेगुलेशन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे टी सेल्स हैं, और आप अकेले ही हो, आपका नंबर बहुत कम होगा, या आप बहुत बुढ़े हो गए हो, तो क्या होगा, आप उनमें से जो बच्चे शोर करते हैं उनको पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो आप से स्केप हो जाएंगे और वो शोर करते रहेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, जैसे ही आपकी एज होती जाएगी, जो सप्रेसर टी सेल्स है वो कम होता जाएगा। ठीक है, जिससे जो ओवर एक्टिव सेल्स है वो रेगुलेशन से बच जाते हैं, एंड दे ओवर रिएक्ट एंड दे मेनली रिएक्ट विद आवर नॉर्मल सेल्स, हमारे होस्ट सेल के साथ वो रिएक्ट करने लगते हैं, और वहां पे ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यूनिटी आपको देखने को मिलती है। ओके, दस increased helper T cells activity and decreased suppressor T cells activity may lead to autoimmunity। जिससे क्या होता है, जो suppressor T cells है उनका एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, और जो हेल्पर टी सेल्स है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और यहाँ पे जो रिएक्टिव टी सेल्स है वो डेवलप होंगे, और वो आपके नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपके बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ये जो चौथा रीजन है किसके लिए, मेनली ऑटो इम्यूनिटी के लिए। उसके बाद जो पांचवा रीजन है, दैट इज द न्यू एंटीजेंस। तो न्यू एंटीजेंस क्या होते हैं, न्यू एंटीजेंस आर सेल्फ एंटीजेंस दैट हैव बीन मॉडिफाइड बाय सम extrinsic factor so that they appear foreign to immune system। तो कुछ एंटीजेंस हैं, ये फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है that have been modified, तो नॉर्मली वो आपके सेल के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर या किसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, दे गॉट मॉडिफाइड, वो क्या हो जाते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से था, तो ये थोड़ा सा मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि वो मॉडिफाई हो गए। ये देखो, ये मॉडिफाई हो गए, दे गेट मॉडिफाइड बाय सम फैक्टर। ठीक है, कुछ फैक्टर्स की वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से, फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो सम फैक्टर्स की वजह से वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। सो दीज एंटीजेंस आर कंसिडर्ड एज ए फॉरेन एंटीजन। तो उन एंटीजेंस को हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन एंटीजन के साथ कंसिडर करते हैं। लाइक अगर कोई लड़का है आपके क्लास में, ठीक है, तो अगर आप उसको जानते हो अच्छे से, बट सडनली क्या हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी कर ली। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट होना एक एक्सटर्नल फैक्टर है, और उसने प्लास्टिक सर्जरी की। प्लास्टिक सर्जरी करने से उसका फेस पूरा चेंज हो गया, और जब वो क्लास में एंटर होगा, ठीक है, आफ्टर द प्लास्टिक सर्जरी, तो आप क्या बोलोगे कि ये आपका क्लासमेट है, आपका रोल नंबर इतना है, नहीं, आप बोलोगे कि ये कोई नया लड़का है। ठीक है, आप उसको एज ए क्लासमेट कंसिडर नहीं करोगे, या आप उसको एज ए क्लासमेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो
करोगे, आप रिएक्ट करोगे कि कौन लड़का है। तो वैसे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जो नॉर्मल एंटीजन था बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो जाता है, ये नॉर्मल एंटीजन जो हमारे होस्ट का है, तो ये तो हमारे, इसको तो हमारा इम्यून सिस्टम जानता था, बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये जो हमारा एंटीजन है वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है अब इस मॉडिफाइड एंटीजन को एज ए फॉरेन एंटीजन कंसिडर करता है। ओके, तो उससे क्या होता है देखो, सो सेल्स ऑफ सेल्स और टिश्यू में अंडरगो एंटीजेनिक अल्टरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल जो हमने अभी कहा एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से जो हमारे एंटीजेंस है सेल्स या टिश्यूज के, वो एक अल्टरेशन में चेंज में चले जाते हैं। ठीक है, तो मेनली जो फिजिकल फैक्टर्स है या जो फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो क्या हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं जैसे कि इरेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है, कोई भी टाइप का, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेस कुछ भी हो सकता है, या फोटो सेंसिटिविटी, या कोल्ड एलर्जी, ठीक है, या केमिकल, कुछ हम केमिकल यूज करेंगे, ड्रग्स यूज करेंगे, या कोई बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो जैसे कि वायरस है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल एंजाइम्स है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, जो हमारे एंटीजन है उसको चेंज कर देता है, जो एंटीजन है उसको अल्टरेट कर देता है। ओके, जो एंटीजन हमारे सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो जो अल्टर्ड एंटीजन है दे आर कॉल्ड न्यू एंटीजन। जो चेंज हुए एंटीजन उनको हम क्या बोलेंगे, न्यू एंटीजन बोलेंगे। जो आपका फ्रेंड है जिसको हमने प्लास्टिक सर्जरी की उसको हम न्यू फ्रेंड बोलेंगे। वैसे ही जो एंटीजन जो मॉडिफाई हो गए उनको हम क्या बोलेंगे, न्यू एंटीजन, विच में इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, जो एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर सकता है। तो आप खुद ब खुद अब कंसिडर करो कि आप उसको रिएक्ट करोगे, आपकी क्लास में कोई नया बच्चा है और वो क्लेम कर रहा है कि आपका क्लासमेट है, तो आप रिएक्ट करोगे उस चीज को। सो रिस्पॉन्सेज टू न्यू एंटीजेंस में मिमिक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो ये जो न्यू एंटीजेंस आपके बॉडी में डेवलप हुआ तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होंगे और वो आपके खुद के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये जो पांचवा रीजन था, ओके, दैट इज द न्यू एंटीजन। उसके बाद जो छठा रीजन है जिसके वजह से आपके बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो सकता है, दैट इज ऑटोइम्यूनिटी में रिजल्ट्स ड्यू टू क्रॉस रिएक्टिंग ऑर्गन स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजेंस। ठीक है, तो ऑटोइम्यूनिटी डेवलप हो सकती है किससे, क्रॉस रिएक्टिंग। किसको क्रॉस रिएक्ट करने से, ऑर्गन स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजेंस। जो ऑर्गन स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन से अगर उसका क्रॉस रिएक्टिंग हुआ तो वहां पे ऑटोइम्यूनिटी डिजीज डेवलप हो सकती है। जैसे कि न्यूरोलॉजिकल जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं फॉलोइंग एंटी रेबिक इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगे जब हम किसी को एंटी रेबिक जो वैक्सीन है वो डालेंगे, मेनली किसमें, इन ह्यूमंस, विथ न्यूरल वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड शीप ब्रेन। ठीक है, तो न्यूरल कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है कब, जब हम एंटी रेबिक वैक्सीन और न्यूरल वैक्सीन जो प्रिपेयर किया गया है किससे, इन्फेक्टेड शीप ब्रेन से, इनएक्टिवेटेड बाय फिनोल। ठीक है, तो वो हम जब उसको इंजेक्ट करेंगे, व्हेन इट इज इंजेक्टेड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट शीप ब्रेन एंटीजन दैट में डैमेज नर्वस टिश्यू ऑफ ह्यूमन। तो जब हम उसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो एंटी रेबिक जो डेवलप किया था वो तो नॉर्मल है, बट जो न्यूरल वैक्सीन जो डेवलप किया था किससे, मेनली इन्फेक्टेड शीप ब्रेन से, जो शीप ब्रेन है उस वो इन ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, उसके ब्रेन से जो वैक्सीन डेवलप किया किया गया था, तो वो हमारे बॉडी में जब हम उसको इंजेक्ट करेंगे तो वो एज ए फॉरेन एंटीजन रिएक्ट करेगा, या फॉरेन एंटीजन वो वहां पे बिहेव करेगा, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम उस शीप ब्रेन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। वो एंटीबॉडी फिर क्या करेगा, वो एंटीबॉडी जाके हमारे ब्रेन को डैमेज करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्वस टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि वो न्यूरल वैक्सीन जो नर्वस सिस्टम ऑफ शीप से हमने बनाए थे। ठीक है, बट वो इन्फेक्टेड शीप था, तो इसीलिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे और जो हमारे ह्यूमन के नॉर्मल जो ब्रेन सेल्स हैं या नर्वस टिश्यू से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसके वजह से भी एक ऑटो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप हो सकती है। ओके, देन जो नेक्स्ट है दैट इज पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन। ओके, तो ये पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन क्या होता है, तो जो पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन बाय केमिकल्स लाइक टू मर्कअप
हो, इथेनॉल, ठीक है, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जैसे कि लाइपोपॉलीसेकेराइड है या प्यूरिफाइड प्रोटीन डिराइवेटिव्स है या एंजाइम्स है जैसे कि ट्रिप्सिन है, एंटीबायोटिक्स है, नायास्टेटिन है, एंड इन्फेक्शंस विद बैक्टीरिया जैसे कि माइकोप्लाज्म हो या वायरस से इबोला वायरस या पैरासाइट्स है जैसे कि प्लाज्मोडियम may result in autoimmunity. Many bacterial and viral antigen act as a super antigen which can activate several different clones of T cells. तो कुछ ऐसे एंटीजेंस हैं जो पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन करता है कि वहां पे बहुत बहुत टाइप्स के बी सेल्स एक्टिवेट करता है या बहुत टाइप्स के बी सेल्स फॉर्म होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस को क्या करते हैं, वो कंसिडर करते हैं या उनको रिकॉग्नाइज करता है। ओके, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे केमिकल्स जैसे कि मरकेप्सिनॉल है या बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स है या एंजाइम्स है या वायरस के वजह से या माइकोप्लाज्म की वजह से, तो इनकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बी सेल है, ठीक है, तो बी सेल पॉलीक्लोनल बहुत सारे बी सेल्स वहां पे फॉर्म होते हैं जो बहुत सारे एंटीजेंस के अगेंस्ट वो रिएक्ट करता है। ओके, और साथ साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया है या वायरल एंटीजेंस है, वो सुपर एंटीजेंस की तरह क्या करते हैं, वो बिहेव करते हैं जिसके अगेंस्ट बहुत सारे टी सेल्स फॉर्म होते हैं। तो वो टी सेल्स क्या करते हैं, वो टी सेल्स फिर हमारे बी सेल्स या हमारे नॉर्मल सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, जब हमारे नॉर्मल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वहां पे ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होगी। ओके, तो दिस इज द पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, तो पॉलीक्लोनल मींस एक बी सेल्स बहुत सारे एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाता है या एक ही टी सेल बहुत सारे एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोनल टी सेल्स या पॉलीक्लोनल बी सेल्स। ओके, तो ये जब ये ऐसा एक्टिवेशन होगा तब हमारे बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। ओके, देन जो लास्ट है दैट इज द initiation of autoimmune disease usually requires a combination of genetic and environmental events। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में इम्यून डिजीज डेवलप होना हो तो उसके लिए कॉम्बिनेशन होना इंपॉर्टेंट है, किसका, एक जेनेटिक और एक इन्वायरमेंटल इवेंट्स का। तो जब ये दोनों इवेंट्स हमारे बॉडी में होंगे तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होगा, इनिशिएट होगा। ओके, सो इट इज बिलीव दैट मेनी ऑटो रिएक्टिव क्लोन्स ऑफ टी एंड बी सेल एग्जिस्ट नॉर्मली बट आर हेल्ड इन चेक बाय द होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऑटो रिएक्टिव क्लोन्स रहते हैं किसके, टी सेल्स और बी सेल्स के हमारे सेल्स में ऑलरेडी, ठीक है, बट उनको एक होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म से उनको कंट्रोल में रखा जाता है ताकि वो हमारे खुद के सेल्स के साथ इंटरेक्ट ना करे या रिएक्ट ना करे। बट ब्रेकडाउन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल होम्योस्टेसिस, तो ये जो होम्योस्टेसिस जब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इट लीड टू सेसेशन ऑफ टॉलरेंस, तो जो सेल्फ टॉलरेंस है वो खत्म हो जाएगा, एंड द इमरजेंसी ऑफ फॉरबिडन ग्लोन्स ऑफ इम्यूनो competent cells capable of mounting immune response against self antigens। तो जब ये सेल्फ टॉलरेंस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जो ओवर रिएक्टिव सेल्स थे वो अब काबू से बाहर हो जाएंगे और वो हमारे बॉडी में जो सेल्फ एंटीजेंस है उनके अगेंस्ट, हमारे खुद के सेल्स के अगेंस्ट वो रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे और एक इम्यून रिस्पॉन्स इसके खिलाफ डेवलप करेगा जिससे हमारे सेल्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वो ऐसा हम बोल सकते हैं जैसे कि एक कैदी है, एक क्रिमिनल है। ओके, ये क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल को मेनली बहुत ओवर एक्टिव है, बहुत मर्डर वर्डर करता है, बट वो कहाँ पे है, वो जेल में प्रेजेंट है और वहां पे पुलिस भी उसके आजू बाजू में प्रेजेंट है। तो अगर पुलिस वहां पे नहीं रहेगा और अगर वहां पे जेल ही नहीं होगी तो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा और वो फिर से मर्डर करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो वैसे ही रहता है नॉर्मली, जो ओवर एक्टिव बी सेल्स और टी सेल्स वो प्रेजेंट तो है बट वो कंट्रोल पे रहता है, तो वो कुछ नहीं कर पाता है। जब वो जब उस कंट्रोल से वो निकल जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो जाके और हमारे टिश्यूज को डैमेज पहुंचा सकता है। तो ये कुछ रीजन है जिसके वजह से ऑटो इम्यून जो डिजीज है वो हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर किसी को कोई क्वेरी रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।